महत्वाकांक्षा, एक ऐसी चीज जिसके पीछे सब भागते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब मंजिल मिल जाती है और वहां पहुंचकर सिर्फ खालीपन महसूस होता है? आज हम सफलता के इसी उलझे हुए विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, वो सब कुछ पा लिया जिसके लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन चोटी पर पहुंचकर भी ऐसा लगता है जैसे रास्ता ही खो गया हो, कुछ तो अधूरा है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक अलग तरह की सोच से। जब किसी का दिमाग, किसी की सोच अपने आसपास के लोगों से थोड़ी अलग, थोड़ी ज्यादा गहरी होती है, तो अक्सर एक अकेलेपन का एहसास घर कर जाता है। जॉर्डन पीटरसन इस बारे में कहते हैं कि जो लोग बहुत गहराई से सोचते हैं, हर चीज की बारीकी में जाते हैं, वो अक्सर पाते हैं कि उनके जैसा सोचने वाला है ही नहीं। और ये जो सोच का फासला है ना, यही धीरे धीरे अकेलेपन की वजह बन जाता है। और ये जो कोट है, ये इसी दर्द को दिखाता है। देखिए, गहरी सोच की एक कीमत होती है। जब कोई भीड़ से अलग सोचने लगता है तो उसे अपने ही लोगों से, अपने ही समाज से एक तरह का विरोध झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उन बनी बनाई बातों को चुनौती दे रहा होता है जिन्हें सबने मान लिया है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, जहां समाज खुद ये पक्का करता है कि कोई भी भीड़ से बहुत ज्यादा अलग ना दिखे। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक देश या कल्चर की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है। देखिए, पूरी दुनिया में ये सामाजिक दबाव मौजूद है, बस नाम अलग अलग हैं। पश्चिम में इसे कहते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम, मतलब जो फूल बाकी फूलों से ज्यादा ऊंचा उठ जाए उसे काट दो। और वही बात जापान की एक कहावत कहती है, जो कील सबसे ऊपर उठी हो उसी पर सबसे पहले हथौड़ा पड़ता है। मतलब साफ है, लाइन में रहो, अलग दिखने की कोशिश मत करो। चलिए अब ये देखते हैं कि अलग अलग कल्चर हमारे गोल्स को, हमारे लक्ष्यों को कैसे शेप देते हैं। और इस मामले में अमेरिकी और ब्रिटिश सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर दो एकदम अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है अमेरिकन कल्चर, जो बच्चों को सिखाता है कि आसमान खुला है, तुम जो चाहो वो बन सकते हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी तरफ है ब्रिटिश मानसिकता, जहां अगर कोई थोड़ा भी लीक से हटकर चलता है तो फौरन उसका मजाक उड़ाकर उसे वापस लाइन में ले आया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये जो कुछ भी बन सकने का अमेरिकन वादा है ना, ये कभी-कभी एक तरह के घमंड में बदल जाता है। ये सोच कि मैं मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ से बदलकर ये बन जाती है कि मैं हर चीज का हकदार हूँ। और ये जो हक की भावना है, ये किसी भी कामयाबी के लिए बहुत कमजोर बुनियाद होती है। द कॉडलिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड का सिद्धांत इसी से जुड़ता है। ये सिर्फ विचारों की बात नहीं है, ये जुड़ा है हमारी सोसाइटी में हो रहे कुछ बहुत बड़े बदलावों से। जैसे लोग अब ज्यादा उम्र में पेरेंट्स बन रहे हैं, उनके बच्चे कम होते हैं और हर बच्चे पर रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं। इसका नतीजा जरूरत से ज्यादा सुरक्षा और एक तरह का लाड़ प्यार वाला माहौल। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 साल। आज के ज़माने में पेरेंट्स बनने की औसत उम्र पिछली पीढ़ियों के मुकाबले 10 साल बढ़ गई है। और इसका सीधा असर ये होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा सतर्क रहते हैं, जिससे बच्चों को रिस्क लेने और खुद से सीखने के मौके कम मिलते हैं। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास पर। अगर हमारा पूरा समाज हमें एक बड़े इनाम का पीछा करने के लिए तैयार करता है, तो फिर जब हम उसे जीत लेते हैं तब क्या होता है? वो जीत इतनी खोखली क्यों लगने लगती है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, हेडोनिक ट्रेडमिल। ये थ्योरी कहती है कि हम इंसानों की खुशी का एक सेट पॉइंट होता है, एक बेसलाइन होती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी कामयाबी मिले या कितनी भी बड़ी नाकामी, कुछ वक्त बाद हम घूम फिरकर अपनी उसी बेसलाइन पर वापस आ जाते हैं। ये वो सवाल है जो किसी बड़ी कामयाबी के बाद अक्सर मन में गूंजता है। जब सालों की मेहनत के बाद वो मंजिल मिलती है, तो एक पल के जोश के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और सवाल उठता है, क्या बस इतना ही था? इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारण हैं। पहली बात, हमारा दिमाग मंजिल पाने से ज्यादा मंजिल के पीछे भागने के लिए बना है, उसे उस चेस में मजा आता है। दूसरी बात, जब लक्ष्य मिल जाता है तो दिमाग में डोपामाइन जैसे रिवॉर्ड केमिकल्स का लेवल अचानक गिर जाता है, जिससे खालीपन लगता है और आखिर में हम उस कामयाबी के आदी हो जाते हैं और जिस मकसद के लिए भाग रहे थे वो मकसद ही खत्म हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है पहचान का संकट। जब किसी की पूरी पहचान ही उसकी महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो, तो लक्ष्य पूरा होते ही ये सवाल खड़ा हो जाता है,
अगर मैं अब संघर्ष नहीं कर रहा तो फिर मैं हूँ कौन? तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इस खालीपन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम संतुष्टि को एक नए नजरिए से देखेंगे। इसका समाधान इन 3 कदमों में छिपा हो सकता है। पहला, नतीजे से ज्यादा सफर पर ध्यान दें। मंजिल पर पहुंचने की खुशी से ज्यादा उस रास्ते पर चलने और सीखते रहने की खुशी को महसूस करें। दूसरा, ऐसी खुशियां ढूंढें जिनका आपकी महत्वाकांक्षा से कोई लेना देना ना हो, अपने शौक, अपने रिश्ते। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, ये जानना कि बस कब कहना है, ये समझना कि कब आपकी दौड़ आपके लिए ही नुकसानदेह बन रही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हो अगर असली इनाम शिखर पर पहुंचना था ही नहीं? क्या हो अगर असली जीत उस मुश्किल चढ़ाई का आनंद लेना सीखने में ही छिपी हो?